क्या हालचाल। वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। सरप्राइज्ड हो गए, वीडियो नहीं डाल रहे थे सर अभी तक। अब एक दिन में 2-2 वीडियो क्या करोगे? क्या करूं, मार भी तो नहीं सकता, इतना अच्छा जो पढ़ाता है इसको कंट्रोल। चलो ठीक है, कंट्रोल करो। तो गाइस इक्विलिब्रियम नाम का चैप्टर स्टार्ट कर दिया है एंड आज के वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्या, इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस। ओके प्यारे बच्चों, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस। गाइस बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बताना भूल गया पिछले इंट्रोडक्टरी वीडियो में। पहला, दैट गाइज यू नीड टू सब्सक्राइब माय सेकेंड यूट्यूब चैनल। आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों मेरा सेकेंड यूट्यूब चैनल मृत्युंजय पंड्या सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि फ्रॉम द मंथ ऑफ नवंबर मैं आप लोगों के लिए एक्सक्लूसिव डीपीपीस, एक्सक्लूसिव सैंपल पेपर्स एंड शॉर्ट नोट्स टाइप बना रहा हूं और उस पर वर्क कर रहा हूं। इसी वजह से मेरे थोड़े वीडियोस लेट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरे YouTube चैनल पर ऑलरेडी मैं एक बार के वीडियोस पोस्ट कर चुका हूं। सो मुझे उस बात का बिल्कुल टेंशन नहीं है। मैं आपका कोर्स टाइम से कंप्लीट भी करा दूंगा, मुझे उस बात का भी टेंशन नहीं है। लेकिन आप लोगों को जो मटेरियल मिलना चाहिए, जो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट आपसे खूब सारे पैसे लेके आपको देता था, वो हम आपको एक बेटर तरीके से दे सके। जैसे किसी इंस्टीट्यूट का जो पैकेज होता है उस लेवल की चीज आपको दे सके। जो कोटा लेवल की चीज होती है वो कहीं ना कहीं अभी मैं आपको बोर्ड्स लेवल पर देना शुरू करूं, ताकि नेक्स्ट ईयर मैं अपने आप को भी डेवलप कर सकूं। तो वी आर ऑन अ बिगर मिशन। सो उस चीज के लिए मैं थोड़ा वर्क कर रहा हूं और आप लोगों के लिए बहुत प्यारे नोट्स, शॉर्ट नोट्स, बहुत सारे डीपीबीस, सैंपल पेपर्स वगैरह बनवा रहा हूं, ताकि आप बोर्ड एग्जाम्स के लिए, स्कूल एग्जाम्स के लिए मेरी तरफ से 100% प्रिपेयर्ड हो जाए। हमारा सिलेबस जो चल रहा है वो नीट, जेई मेन और बोर्ड के लिए, सबके लिए एप्लीकेबल हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। सो गाइस ये सारी चीजें प्लस स्ट्रेटेजी प्लस मोटिवेशन आपको मृत्युंजय पंड्या चैनल पे मिलेगा। तो ऊपर आई बटन में, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मृत्युंजय पंड्या चैनल की लिंक है। सब्सक्राइब मारो, दबा के सब्सक्राइब मारो। महाकाल की कसम, ठोक दो बर्तन मत ठोको, सब्सक्राइब का बटन ठोक दो। इतनी जोर से ठोको कि कंप्यूटर टूट जाए, मोबाइल फूट जाए, लेकिन मैं नहीं जानता, हो जाना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, गाइस हमारा बायोलॉजी का चैनल, आप लोगों के लिए हम बायोलॉजी लेकर आ चुके हैं, ग्रेविटी सर्कल बायोलॉजी। उस चैनल को भी जाके सब्सक्राइब करो। सो मैंने आपसे पहले ही प्रॉमिस किया था दैट वी आर ऑन अ बिगर मिशन। कोचिंग फ्री इंडिया, बेहतरीन, शानदार, आपके पसंदीदा टीचर्स आपको फुल ईयर पढ़ाएं, वही हमारा मिशन है। तो गाइस अगर ये चीज चाहते हो तो यार सपोर्ट बनता है, ठीक है। तो पिछले वीडियो में बताना रह गया था जोश में, बट इस वीडियो में सोचा थोड़ी बात कर लूं। मैं हर वीडियो में नहीं बात करता, सिर्फ चैप्टर के शुरुआत में 1-2 बार बताता हूं, उसके बाद फिर हमको पढ़ना होता है। सो बैक टू टॉपिक गाइस, इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस। पिछले वीडियो में इक्विलिब्रियम के बारे में हमने डिटेल डिस्कशन कर लिया था। इक्विलिब्रियम क्या होता है, कितने टाइप का होता है, वो सारी बातें हम लोगों ने कर ली थी। मैंने वहां पर आयोनिक इक्विलिब्रियम नहीं बताया। अगर आप एनसीईआरटी उठाओगे तो आपको इस टॉपिक की हेडिंग के पहले एक लाइन दिखेगी, आयोनिक इक्विलिब्रियम। उस पर अभी नहीं गया मैं जानबूझ के नहीं गया, क्योंकि वो टॉपिक बड़ा डिटेल्ड टॉपिक है, उसमें अभी नहीं उतरेंगे, उसमें आगे चल के उतरेंगे, बिल्कुल डुबकी मारेंगे, मजा आएगा। बट उसके पहले इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस। तो प्यारे बच्चों, यहां पर हम लोग इक्विलिब्रियम को ऑब्जर्व करेंगे इन फेज ट्रांसफॉर्मेशन। कहां देखने वाले? हम इसे देखने वाले हैं इन फेज ट्रांसफॉर्मेशन। We are going to see them in phase transformation. What do you mean by phase transformation? Phase transformation का मतलब होता है एक सॉलिड का लिक्विड में बदलना या एक लिक्विड का सॉलिड में बदलना। फेज ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है एक लिक्विड का गैस में बदलना या गैस का लिक्विड में बदलना। या फेज ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है एक सॉलिड का गैस में बदलना या एक गैस का वापस से सॉलिड में बदलना। तो दीज आर कॉल्ड एज फेज ट्रांसफॉर्मेशन। तो प्यारे बच्चों, एक एक करके सभी के अंदर हम लोग इक्विलिब्रियम नाम की प्रोसेस देखना स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले उठाते हैं टॉपिक इक्विलिब्रियम इन सॉलिड लिक्विड एंड लिक्विड सॉलिड कन्वर्जन। ठीक है, तो चलो मिटा देता हूं सब कुछ और हेडिंग बनाते हैं हम लोग, नई हेडिंग, दैट इज इक्विलिब्रियम को आप ऐसा लिखेंगे, सॉलिड
लिक्विड और ब्रर इक्विलिब्रियम और बल्ले बल्ले सो क्या बोलते हैं इसको, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, ब्रूम ब्रूम वर्ला वर्लामा वर्लम्मा भाईरवा, ठीक है, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। चलो अब गाइस यहां पर एक बात समझिएगा, इस चीज को आप लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़ा था। क्या पढ़ा था आप लोगों ने? आपने इस चीज को वहां पर एक लेटेंट हीट के फॉर्म में पढ़ा होगा। लेटेंट हीट का मतलब क्या होता है? वहां पर हम लोगों ने इसको ऐसे सीखा था कि आप लोगों एक बर्तन ले लो, एक बर्तन में आप बर्फ डाल दो। बर्फ तो दारू के ग्लास में डलती है, खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे तीन यार, आप में और बैक पाइपर सोडा, ये छिछोरा। और आपने इसमें डाल दिया एक थर्मोमीटर, आपने इसके अंदर एक थर्मोमीटर डाल दिया। जब आप इस थर्मोमीटर की रीडिंग चेक कर रहे हो, जब सिर्फ बर्फ है, तो इसका आंसर आ रहा है 0 डिग्री सेल्सियस। अब धीरे धीरे बर्फ मेल्ट हो रही है, अब बर्फ मेल्ट हो चुकी है और बर्फ अब आपको थोड़ी कम दिख रही है क्योंकि वो मेल्ट होकर पानी बन गई, लेकिन अभी भी यहां पर पानी भी है और बर्फ भी है। मतलब आपको यहां पर कुछ बर्फ भी दिख रही है और कुछ पानी भी दिख रहा है। मतलब आपको यहां पर क्लियरली दिख रहा है कि आइस मेल्ट हो रही है, और आइस मेल्ट तभी हो सकती है जब उसको हीट मिले, लेकिन अभी भी यहां पर आपको टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही दिख रहा है। तो वो टेम्परेचर जो इसको रूम टेम्परेचर मिल रहा है, वो जो हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ के आए हैं, आपके रूम की जो हीट ये अब्सॉर्ब कर रहा है वो जा कहां रही है? क्योंकि हमको थर्मोमीटर में जो टेम्परेचर बढ़ता हुआ नजर ही नहीं आ रहा है, तो वो हीट गई कहां? तो क्लास 9th में सिखाते हैं कि ये हीट किसने यूज कर ली? इट इज यूज्ड बाय आइस। और आइस ने यूज क्यों कर ली? क्योंकि सॉलिड्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो वेंडरवॉल फोर्सेस होते हैं, ये उसको ब्रेक करने के काम में आती है ताकि ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए और इसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ जाए। तो इस हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट। ये क्लास 9 का कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चों, लेकिन आप देखो ये क्लास 11th में फिर तुम्हारे सामने घूम के आया, लेकिन अब यहां पर बस चीज बदल गई। मतलब कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से बदल गया, लेकिन बात वही रहेगी। कैसे? देखो यहां पर क्या करना है आप लोगों को, एक पूरी तरीके से आइसोलेटेड बॉक्स लेना है, क्लोज भी नहीं, क्लोज भी नहीं लेना है। यहां पर आपको कैसा लेना है? एक आइसोलेटेड बॉक्स ले लिया आप लोगों ने, आइसोलेटेड बॉक्स, ठीक है। अब आपने यहां पर क्या करा, इसके अंदर आइस रख दी, इसके अंदर आपने क्या रख दिया? आइस रख दी। ये हमने इसके अंदर आइस रख दी। अब प्यारे बच्चों क्या होगा, इस बॉक्स के अंदर कुछ तो हीट रही होगी पहले से। आइसोलेटेड का मतलब है अंदर से बाहर नहीं जा सकती, बाहर से अंदर नहीं आ सकती, लेकिन अंदर की जो हीट है वो तो रहेगी। तो ये आइस वो हीट अब्सॉर्ब करके धीरे 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 धीमे 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 काय में बदल जाएगा? वाटर में। तो अब ये आइस धीरे 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 वाटर में बदल गई, लेकिन यहां पर आइस अभी भी आपके पास में है। मतलब यहां पर आप लोगों को शुरू में पूरी तरीके से आइस दिखाई देगी, लेकिन धीरे धीरे आपको आइस का क्वांटिटी कम होता नजर आएगा और वाटर की क्वांटिटी बढ़ती हुई नजर आएगी। धीरे धीरे फिर आइस की क्वांटिटी कम होगी, वाटर की क्वांटिटी कम होगी, लेकिन एक टाइम पीरियड ऐसा आएगा कि जब आइस और लिक्विड की ना तो क्वांटिटी में कोई चेंज आएगा, ना तो आइस के नंबर वगैरह में अब कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब यहां पर हम कह सकते हैं भाई क्या बन गया? इक्विलिब्रियम। लेकिन यहां पर सोचने वाली बात यह है कि जब आप इस आइस को और इस वाटर की सरफेस को देखोगे तो आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगी। मतलब इन दोनों का ये जो बाउंड्रीज है, इन दोनों स्टेट की जो बाउंड्री है, यहां पर आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगी कि जैसे ही आइस के कुछ पार्टिकल्स मेल्ट होकर लिक्विड फॉर्म में आते हैं, ठीक उसी समय लिक्विड के कुछ पार्टिकल्स इससे चिपक कर अपने आप को सॉलिडिफाई कर लेते हैं। मतलब यहां पर क्या होगा? एज द नंबर ऑफ
ice particles melts, ice particles melts is always equal to the number of water particles colloids and solidifies। यानी अगर यहां पर 3 पानी के पार्टिकल या 3 आइस के पार्टिकल अगर लिक्विफाई हुए हैं तो ठीक उसी समय 3 पानी के पार्टिकल बर्फ से चिपक के अपने आप को क्या कर लेंगे, सॉलिडिफाई कर लेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? और ये सारी चीज कितने टेम्परेचर पे चल रही है? 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो आप ये कह सकते हो कि एट 0 डिग्री सेल्सियस आपके पास में आइस जो कि सॉलिड फॉर्म में है वो को एग्जिस्ट कर रहा है लिक्विड के साथ जो कि अपने वाटर फॉर्म में है। और यहां पर एक इक्विलिब्रियम जनरेट होने की वजह से जैसे दोनों में इक्विलिब्रियम जनरेट होगा आइस और वाटर की क्वांटिटी फिक्स हो जाएगी। यानी जैसे ही एक आइस लिक्विड में कन्वर्ट होगी ठीक उसी समय एक लिक्विड वापस आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। कारण क्योंकि टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या है? वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट भी यही है और वाटर का मेल्टिंग पॉइंट भी यही है। क्या ये बात समझ में आ रही है? और ऐसे पॉइंट को एक नाम और दिया जाता है, दैट इज लेटेंट पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट है? लेटेंट पॉइंट है। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? लेटेंट पॉइंट है ये। कोई दिक्कत इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम? तो इस तरीके के इक्विलिब्रियम को बोलते हैं सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। आपको दूर से देखने पे लगेगा कि भैया बर्फ जो है वो बर्फ है और पानी जो है वो पानी है। मतलब शुरुआत में इनिशियली सिर्फ बर्फ बर्फ थी, फिर आपको धीरे धीरे बर्फ मेल्ट होती हुई नजर आई तो आपको लगेगा अच्छा बर्फ पानी में मेल्ट हो रही है। लेकिन एक टाइम पीरियड के बाद अब ना बर्फ मेल्ट होगी ना पानी की क्वांटिटी बढ़ेगी। अब वहां पर पोजीशन फिक्स हो गई। लेकिन क्या पोजीशन रुक गई? नहीं। तो जब हमने इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखा, जब हमने इन दोनों स्टेट की सॉलिड और लिक्विड की बाउंड्री को चेक किया तो हमने देखा जितने पार्टिकल आइस के मेल्ट हो रहे हैं उतने ही वाटर के पार्टिकल वापस आइस से चिपक के सॉलिडिफाई हो रहे हैं। इससे ना तो आइस की क्वांटिटी में फर्क आ रहा है ना आपके लिक्विड की क्वांटिटी में फर्क आ रहा है। तो प्यारे बच्चों इस तरीके के इक्विलिब्रियम को बोलते हैं सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। क्या ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? अच्छे से ऑब्जर्व कर लो, ठीक है? तो गाइज यहां पर आपका वाटर एक प्योर सब्सटेंस है। ये सब एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे एंड स्पेसिफिक प्रेशर पर करना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि इक्विलिब्रियम में आपको पहले भी समझा चुका हूं पिछले वीडियो में। अगर आप टेम्परेचर बदलोगे, अगर आप प्रेशर बदलोगे तो ये इक्विलिब्रियम भी चेंज हो जाएगा। समझ में आ रही है बात आपको? टेम्परेचर और प्रेशर को आपको यहां पर कांस्टेंट और सेम रखना जरूरी है, ठीक है? चलो ऑब्जर्व करो, इसको देख लो, ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम? तो गाइस इस पॉइंट पर आप देखोगे दैट देयर विल बी नो चेंज इन मास, देयर विल बी नो चेंज इन मास ऑफ आइस एंड वाटर। आइस एंड वाटर के मास के अंदर आपको किसी भी तरीके का कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। ये प्रोसेस इट लुक्स स्टैटिक। स्टैटिक मतलब इस पॉइंट पर आकर आपको लगेगा रिएक्शन रुक गई। अब ना आइस बर्फ पानी में बदल पा रही है, ना बर्फ पानी में बदल पा रही है, ना पानी बर्फ में बदल पा रहा है, बट इट इज एक्चुअली वर्किंग when observed at molecular level। जब आप इसको मॉलिक्यूलर लेवल पर देखोगे तो आपको यह काम करती हुई नजर आएगी, ठीक है? कोई प्रॉब्लम, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत? चलिए तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको इसका लिखवा देता हूं जल्दी से। एक अच्छी डेफिनेशन यहां पर हम लोग लिख सकते हैं
हटा ही दो ना, अब ये क्या हो ही गया है, क्या है ये। चलो तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। एट कांस्टेंट प्रेशर, प्यारे बच्चों मैंने आपको वैसे ही बताया है, अगर आपने यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट रखा, यानी हम लोग इसको कितना लेकर चल रहे हैं 1 atm, तुम्हारा नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो एट कांस्टेंट प्रेशर द टेम्परेचर, वो टेम्परेचर एट विच लिक्विड एंड सॉलिड को एग्जिस्ट, यानी एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर लिक्विड भी हो और सॉलिड भी हो, यानी बर्फ भी मिले और लिक्विड भी मिले, इज कॉल्ड एज नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट और नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट प्योर सब्सटेंस। यानी ये उस सब्सटेंस का जिसके बारे में आप स्टडी कर रहे हो, वो सब्सटेंस का जिसके बारे में आप बात कर रहे हो। यहां पर हम लोग पानी की बात कर रहे हैं, वाटर की, H2O की। तो H2O को अगर मैंने 1 atm पर रख दिया तो किस टेम्परेचर पर मुझे बर्फ और पानी दोनों मिल रहा था? 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो यहां पर 0 डिग्री सेल्सियस आपके आइस के लिए, आपके आइस के लिए मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा और आपके पानी के लिए वो फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों? क्या इसके अंदर कोई दिक्कत, किसी तरीके की कोई परेशानी? ठीक है। अच्छा, यहां पर आपको यह देखने को मिलेगा दैट बोथ द प्रोसेसेस एट इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूं, बोथ द प्रोसेसेस एट इक्विलिब्रियम, both the processes at equilibrium are taking place simultaneously, यानी कि जिस समय आइस पानी में बदलेगा ठीक उसी समय पानी तुरंत आइस में बदल जाएगा। और यहां पर एक बात और ध्यान रखेंगे दैट रेट ऑफ द प्रोसेसेस या रेट ऑफ बोथ द प्रोसेसेस आर एग्जैक्टली इक्वल। जिस रेट से, जिस गति से, जिस स्पीड से पानी आइस में बदल रहा है, आइस उसी स्पीड से वापस से पानी में बदल जाएगा। तो ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों तुम्हारा सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रिया। मैं एक बात बता दूं, ये बात नहीं डिस्कस की हुई है बहुत सारे लोगों ने। व्हेन यू सी ऑन यूट्यूब एनसीईआरटी के ये पॉइंट डिस्कस नहीं किए जो मेरा मानना है कि आपको आने चाहिए। इफ यू आर स्टडिंग विद एनसीईआरटी, इफ यू आर स्टडिंग फॉर एनी बोर्ड, ये बेसिक पॉइंट्स आपको आने चाहिए, तभी धीरे धीरे चीजें आपकी क्लियर होती चलेंगी। प्लीज प्यारे बच्चों इन सारे पॉइंट को देख लो, फिर लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम की तरफ चलते हैं। नोट करो इसको फटाफट, फोटो ले लो इसका, फोटो तो खींच इसकी फोटो, खींच इसकी फोटो, खींच ली फोटो, लाल लो। चलो, सो गाइज नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड और बात करते हैं एक नए प्रकार के इक्विलिब्रियम की। लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड टाइप ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम, जिसको बोला जाता है लिक्विड गैस equilibrium. So next that we are going to talk about is liquid gas equilibrium. देखो क्या है, बहुत इजी तरीके से इसको अपनी एनसीईआरटी में समझाया है, बहुत प्यार से समझाया उसने, बहुत अच्छे बच्चे एनसीईआरटी वाले, बिल्कुल गुलगुले हैं। एक चेंबर में उन्होंने यहाँ पर बैरोमीटर कनेक्ट कर दिया। ओ मेरे गुलजारी लाल, ओ तोनू पता है कि बैरोमीटर की होंदा है, ओ बैरोमीटर विच ओ यहां पर मरकरी भरी होंदी है, ओ तोनू पता है कि नहीं? तो यहां पर मेरे लाडलो मर्क्यूरी भरी हुई है, यहां पर कुछ रीडिंग्स होती है, मरकरी के लेवल में जब राइज होता है तो हमको समझ में आ जाता है कि भैया प्रेशर अंदर का बढ़ रहा है, तो यहां पर बिल्कुल बराबर होना चाहिए ये। अब हमने क्या करा, इस चेंबर के अंदर हम लोगों ने एक चाइना डिश रख दी इस तरीके से,
अब यहां पर हमने क्या करा, इसके अंदर गिरा, मेरे को मालूम था गिरेगा ये। चलो यहां पर मैंने क्या करा, एनहाइड्रस कैल्शियम कार्बोनेट रख दिया। कुछ भी रख सकते हो आप, जैसे तुम्हारे एनसीईआरटी में एनहाइड्रस कैल्शियम कार्बोनेट रखा हुआ है, क्या क्लोराइड रखा हुआ है, ठीक है कैल्शियम क्लोराइड कर दो, तुम भी डरना नहीं, कार्बोनेट से डरना नहीं था, फिर क्लोराइड कर दिया, कोई बात नहीं। प्यारे बच्चों, एनहाइड्रस कैल्शियम कार्बोनेट क्या करेगा, इज अ गुड वाटर वेपर अब्जॉर्बर। ये वाटर वेपर को क्या करेगा, अब्जॉर्ब कर लेगा। इनफैक्ट अब्जॉर्ब का मतलब है अपनी सरफेस पर चिपका लेगा। तो अब इस चेंबर के अंदर अगर कोई वाटर वेपर होगा भी तो वो सब ये सोख लेगा, और इस वजह से अब आपको बैरोमीटर में जो रीडिंग है वो बिल्कुल नल मिल रही होगी, बिल्कुल नील मिल रही होगी। ठीक है, अब हमने क्या करा, बड़े आइडिया से, बड़े चतुराई से, बड़ी स्टाइल से बोले तो की करया, ओए ये प्लेट हटा दी, बैरोमीटर तो तुम्हारा अभी भी कनेक्टेड है। ठीक है, अब हमने क्या करा, यहां पर इस चाइना डिश के अंदर अब हमने यहां पर रख दिया पानी, वी रिप्लेस इट विथ वाटर। अब प्यारे बच्चों, शुरू में तो आपका जो बैरोमीटर है वो नॉर्मल रीडिंग शो करेगा जो पहले थी यहां पर, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, वाटर अपने वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने लगेगा। अच्छा, यहां पर हमको कंडीशन आइसोथर्मल नहीं रखनी है। आइसोथर्मल वाले केस में क्या होगा, अंदर की हीट बाहर और बाहर की हीट अंदर नहीं आ पाएगी, लेकिन हमको तो वाटर को वेपोराइज करना है। सो वी हैव टू टेक अ क्लोज्ड सिस्टम। आपको यहां पर कैसा सिस्टम लेना पड़ेगा, क्लोज सिस्टम। अगर आपने आइसोलेटेड ले लिया या आइसोथर्मल ले लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो यहां पर आपने क्या करा, एक क्लोज सिस्टम ले लिया जिसमें बाहर की हीट सराउंडिंग की इस चेंबर के अंदर आने लगी, और यहां पर आपको वाटर के वेपर दिखने लगे। लेकिन वाटर के वेपर हमको तो दिखेंगे नहीं, तो वो हमको यहां पर नजर आएगा कि जो तुम्हारा बैरोमीटर है इसका लेवल यहां से कम हो गया और ये यहां पर बढ़ने लगा। तो यहां तक आपको देखने को मिलेगा द राइज इन मरकरी लेवल, और ये मरकरी लेवल का इंक्रीमेंट क्या शो करता है, दैट वाटर यहां पर उसके वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। क्योंकि जैसे जैसे यहां पर वाटर वेपर बढ़ेंगे, यानी जैसे जैसे यहां पर आपके वेपर्स इंक्रीज होंगे, क्या होगा, वेपर लगातार इन बॉक्स के अंदर इधर उधर रेंडमली टकराएंगे और एक प्रेशर क्रिएट करेंगे जिसको बोला जाएगा वेपर प्रेशर। तो यहां पर राइज इन मरकरी लेवल क्या शो करेगा कि वाटर काय में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में, एंड वेपर प्रेशर इज ऑब्जर्व्ड, यानी वेपर्स के द्वारा लगाया जाने वाला प्रेशर इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर। लेकिन एक टाइम पीरियड के बाद अब यहां पर आपको फर्दर इंक्रीज होता हुआ नहीं दिखेगा। मतलब एट अ सर्टन रेंज, एक सर्टन रेंज पर पहुंच जाने के बाद अब आप लोगों को मरकरी का लेवल और ऊपर जाता हुआ नहीं दिखेगा। मतलब आपको यहां से मरकरी लेवल और इंक्रीज होता हुआ नहीं दिखेगा। दैट मीन्स क्या है, इक्विलिब्रियम आ गया है। तो हम यहां पर लिखेंगे आफ्टर अ सर्टन एक्सटेंट, आफ्टर अ सर्टन एक्सटेंट नो फर्दर increase in mercury level is observed, which means कि अब नए वेपर्स नहीं बन रहे। भाई पहले इसका मतलब क्या था, मरकरी का लेवल का बढ़ता, लगातार बढ़ता हुआ रेशो नहीं, लगातार लेवल, मरकरी का जो बढ़ता हुआ लगातार लेवल है वो किस बात का सबूत दे रहा था, वो इस बात का सबूत दे रहा था कि धीरे धीरे वाटर वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तुमको यहां पर वाटर कम होता हुआ भी नजर आ रहा था, लेकिन अब कुछ नहीं हो रहा। एक टाइम पीरियड के बाद अब कुछ नहीं हो रहा है। मतलब सीधी सी बात है कि अब वाटर वेपर में कन्वर्ट नहीं हो रहा। लेकिन ऐसा होता है क्या,
which means water to vapor conversion is stopped, यानी प्रोसेस क्या हो गई, स्टैटिक। लेकिन क्या ये सही है, नहीं। जब आप यहां पर इसको वापस से मॉलिक्यूलर लेवल पर देखोगे तो ये वाटर की सरफेस है जहां पर वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं और ये तुम्हारे वेपर्स हैं। तो क्या होगा, जैसे ही एक वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा, ठीक उसी समय एक वेपर वापस से पानी की सरफेस को हिट करके लिक्विफाई फॉर्म में कन्वर्ट होगा। जैसे ही एक वाटर अपने वेपर फॉर्म में जाएगा, ठीक उसी समय एक वेपर वापस से अपने वाटर फॉर्म में आ जाएगा। सो देयरफॉर या ऐसा लिखना चाहिए, रिएक्शन इज स्टॉप एंड इट बिकम स्टैटिक, बट एट मॉलिक्यूलर लेवल the number of water particles converting into vapor is equal to the number of vapor converting into liquid. Therefore, the process is in working mode, यानी रिएक्शन भाई साहब वर्क कर रही है, रिएक्शन रुकी नहीं है। दिख रही है कि रुक गई है, बट असलियत में वो रिएक्शन अभी भी काम कर रही है। क्या ये बात समझ में आ गई? और इस तरीके के वेपर जब उठते हैं तो ऐसे वेपर उठेगा, छत से टकराएगा और छत से टकराकर जब वापस से लिक्विड की सरफेस को हिट करेगा, उसका वापस से फेस ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। यानी जैसे ही वेपर पानी की सतह को छुएगा, वो वापस से काय में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। और ये जो वाटर वेपर है, लगातार पूरे चेंबर में एक प्रेशर बनाए होंगे। भाई हम लोग सब जानते हैं, गैस के पार्टिकल आकर जोर से टकराते हैं, जब ये जोरदार टक्कर होगी तो एक प्रेशर क्रिएट होगा, और वो प्रेशर आपको यहां पर बैरोमीटर में दिख रहा है। जब आपने पूरा वाटर वेपर सोख लिया था तो प्रेशर बिल्कुल कम हो गया था, लेकिन आपने जैसे ही पानी रखा, धीरे धीरे ये मरकरी का लेवल फिर राइज होने लगा, मतलब पानी के वेपर फिर बनने लगे, लेकिन एक टाइम पीरियड के बाद फिर रुक गए। मतलब यहां पर फिर क्या आ गया, इक्विलिब्रियम आ गया। जितने वाटर बना, वाटर का वेपर वापस से उतना वाटर में कन्वर्ट हो गया। समझ में आ रही प्यारे बच्चों ये बात? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है। नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके प्यारे बच्चों, इतना देख लिया। चलो अब तो ये तो मेरे ख्याल से बेसिक लेवल की चीज है, ये तो सभी को आता है, इसमें से कोई क्वेश्चन वगैरह भी नहीं आना है, स्कूल वगैरह में भी कोई पूछता नहीं है ज्यादा, बट भाई साहब पता होना चाहिए वरना दिक्कत हो जाएगी। अब करते हैं कुछ काम की बात। प्यारे बच्चों, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एट इक्विलिब्रियम, हमेशा ध्यान रखना, अगर आप इक्विलिब्रियम पर हैं एंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी जब आप कहां पर हो, इक्विलिब्रियम पर हो और टेम्परेचर कैसा हो, कांस्टेंट हो, सो द प्रेशर applied by vapors is called as vapor pressure और इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत इसके अंदर, यानी जब आप इक्विलिब्रियम पर हो और आपने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है, तो लिक्विड के द्वारा जब अपने वेपर फॉर्म में कन्वर्जन होगा, यानी जब लिक्विड अपने वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तो उन वेपर्स के द्वारा एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर और इक्विलिब्रियम पर जो प्रेशर लगाया जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर और इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर। क्या ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? जैसे मैं आपको बताऊं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और,
एट 100 डिग्री सेल्सियस, या आप इसे लिखे 373 केल्विन्स पर। एक बहुत जरूरी बात बताने वाला हूं प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा गौर से सुनना। आप एक बात बताओ, ये एक कमरा है, ये कमरा है, तो इस कमरे में एटमॉस्फेरिक गैसेस होंगी, तो इस कमरे का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा? 1 atm होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब यहां पर मैंने इसके अंदर पानी रख दिया, हम लोग सब जानते हैं वाटर का प्रेशर ज्यादा होगा। ये प्रेशर किसका है? तुम्हारे एटमॉस्फेयर का, यानी तुम्हारी गैसेस का, तो 1 atm है। ये जो तुम्हारा वाटर है लिक्विड, इसका प्रेशर ज्यादा होगा, नो डाउट। आप पानी, आप हवा में ऐसे ऐसे चल सकते हो, लेकिन आप पानी में ऐसे चलोगे, समझ रहे हो? क्योंकि पानी आप पर एक बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो पानी का प्रेशर ऑब्वियसली ज्यादा होगा। लेकिन जब पानी के मॉलिक्यूल अपने वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, तो वो काय में मिल जाएंगे, जाकर वो आपके एटमॉस्फेयर में मिल जाएंगे। तो यहां पर तुम्हारे वेपर्स का भी जो प्रेशर होगा वो कितना हो जाएगा? 1 atm। समझ में आ रही बात? तो कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर विल ऑल्सो डिक्रीज इट्स प्रेशर। क्या बात समझ में आ रही है? वाटर का प्रेशर ज्यादा होगा, वेपर का प्रेशर कम होगा, क्योंकि अब वो कौन से फॉर्म में आ गया है? अपने गैसियस फॉर्म में। और ये सब कहां हो रहा है? ये तुम्हारे एटमॉस्फेयर में हो रहा है। तो एक बात ध्यान रखना, व्हेन द प्रेशर ऑफ अ सब्सटेंस बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कितना atm? 1 atm। सो the temperature at which their pressure becomes equal, their pressure becomes equal to 1 atm is called as its boiling point। समझ में आ रही है बात? इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। तो यहां पर अगर मैंने आपके वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस लिखा है, तो इसका मतलब क्या है कि इस टेम्परेचर पर आपके वाटर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि 1 atm के बराबर हो जाता है। मतलब वाटर अपने लिक्विड स्टेट को छोड़कर काय में चला जाता है? काय में चला जाता है? वेपर स्टेट में। क्या यह बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चों? क्या यह पॉइंट समझ में आया? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके का, आई रिपीट, किसी भी तरीके का कोई दिक्कत? तो बॉइलिंग पॉइंट को आप कैसे डिफाइन करोगे? यह एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पर आपके सब्सटेंस का प्रेशर बिल्कुल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, दैट इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट। मतलब यहां पर बॉइलिंग पॉइंट प्रेशर डिपेंडेंट हो गया। बॉइलिंग पॉइंट क्या डिपेंडेंट हो गया? प्रेशर डिपेंडेंट हो गया। मतलब अगर आपके एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम हो जाए, मतलब अगर आपके एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम हो जाए तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट तो टेम्परेचर ही है, तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट थोड़ी है, ये तो टेम्परेचर है। तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है? ये प्रेशर पर डिपेंड कर रहा है। मतलब अगर तुम्हारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर फॉर एग्जांपल 0.5 atm हो जाए तो तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। और अगर तुम्हारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.5 atm हो जाए तो तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब तुमको ज्यादा टेम्परेचर, ज्यादा हीट देनी पड़ेगी ताकि आपका लिक्विड एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। तुम्हारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही बढ़ गया तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही कम हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। मतलब आप कम टेम्परेचर दोगे
और उतने कम टेम्परेचर में ही उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा लिक्विड का। तो हमेशा ये बात ध्यान रखना, इट इज अ प्रेशर डिपेंडेंट यूनिट, ठीक है। तो अगर आप प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर आपने बढ़ा दिया तो फिर उस सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चों? क्या इसके अंदर कोई दिक्कत, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात और, डिफरेंट लिक्विड्स हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट मतलब टेम्परेचर। अलग अलग लिक्विड का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है। उसके पीछे क्या रीजन होता है? मतलब अगर आपके पास में अल्कोहल है, अगर आपके पास में वाटर है और अगर आपके पास में ऑयल है, तो इन तीनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि वाटर, ऑयल और लिक्विड, आई मीन वाटर, ऑयल और अल्कोहल का नेचर अलग है। तो यहां पर ड्यू टू देयर नेचर, इन लोगों का नेचर अलग अलग है। तो यहां पर आपका बॉइलिंग पॉइंट जो है, यानी आपका गैस और लिक्विड के बीच में किस टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम बनेगा, वो अलग अलग लिक्विड के लिए अलग अलग होगा। मतलब अल्कोहल का इक्विलिब्रियम, यानी अल्कोहल अगर अपने लिक्विड फॉर्म में है और वो अगर अल्कोहल के वेपर में जाना चाहता है, इक्विलिब्रियम बनाना चाहता है, तो हो सकता है ये 50 डिग्री पर ही हो जाए। लेकिन पानी का करने के लिए आपको 100 डिग्री लगेंगे और ऑयल का करने के लिए हो सकता है आपको 500 डिग्री लगे। तो अलग अलग लिक्विड का इक्विलिब्रियम पॉइंट भी अलग अलग हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? और यहां पर मैं इक्विलिब्रियम पॉइंट क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इक्विलिब्रियम पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर आपका लिक्विड और आपका वेपर दोनों एग्जिस्ट करेगा। ये वही पॉइंट होता है जहां पर आपका लिक्विड और आपका वेपर दोनों को एग्जिस्ट करे। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहां पर और लिखूंगा, यहां पर नेचर यहां लिख देता हूं, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर मैं और लिख देता हूं कि बॉइलिंग पॉइंट एक तो ये हो गया, और एक और आप यहां पर लिख सकते हो बॉइलिंग पॉइंट की यूनिट। क्या लिख सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट को? दैट व्हेन द प्रेशर बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आप ये भी बोल सकते हो, या एट इक्विलिब्रियम, जब आप इक्विलिब्रियम अचीव कर लें, द टेम्परेचर एट विच बोथ लिक्विड एंड वेपर coexist is also called as the boiling point, is also called as boiling point. क्या ये बात समझ में आ गई? क्या इसके अंदर कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्की बात, श्योर शॉट? चलो इतना नोट करो फटाफट से, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अब अगर आपको फ्यूचर में कोई बोलता है कि मेरे पास में लिक्विड का या वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, तो आप क्या बोलोगे? अच्छा, ये वो टेम्परेचर है जिस पर आपका लिक्विड और वेपर को एग्जिस्ट करेगा, यानी वाटर और वाटर वेपर को एग्जिस्ट करेंगे, या ये वो टेम्परेचर है जिस पर आपके वाटर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm के बराबर, यानी आपके वाटर का वेपर प्रेशर, सॉरी, आपके वाटर का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी 1 atm के बराबर हो गया है। ठीक है, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम? अच्छा, ये जो सारी चीजें करते हो ना, ये आपको ओपन सिस्टम में मत करना। वी कैन नेवर डू दिस एक्टिविटी, वी कैन नेवर डू दिस एक्टिविटी, यानी जो हम लोगों ने अभी ये जो एक्टिविटी करी है, इन ओपन सिस्टम। क्यों भाई साहब? क्योंकि प्यारे बच्चों, जो ओपन सिस्टम होता है उसमें आपका वाटर अगर वेपोराइज होगा तो वो इतना ज्यादा भयानक तरीके से एक्सपैंड होगा कि वो पूरे रूम के एक एक एरिया को कवर कर लेगा। अब उस पानी के वेपर तो कम है, आप तो पानी की कम क्वांटिटी लेकर चल रहे हो, तो कम पानी की क्वांटिटी में से वेपर भी ज्यादा थोड़ी बनेंगे, कम ही बनेंगे। जितना पानी उतने वेपर, और उन जरा से वेपर के मुकाबले तुम्हारे रूम का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। तो इतने बड़े रूम में वाटर का वाटर वेपर बनना
और उन वाटर वेपर के द्वारा लगाया जाने वाला प्रेशर मेजर करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको एक छोटे से क्लोज सिस्टम में करते हैं जहां पर हम इस चीज को प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट करें। तो इस स्टार बनाकर इस पॉइंट को भी एक बार लिख लेना आप, ठीक है। अच्छा, एक और जरूरी बात आती है कि फिर ये बॉइलिंग पॉइंट और आपके वाटर का लिक्विड में, सॉरी, इक्विलिब्रियम पॉइंट जो होता है, आपका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है किसी भी एक लिक्विड का वेपर में और वेपर का लिक्विड में कन्वर्जन किन पॉइंट्स पर डिपेंड करेगा। तो प्यारे बच्चों, पहला पॉइंट इज द अमाउंट ऑफ लिक्विड टेकन। आप कितना लिक्विड ले रहे हो। जैसा मैंने आपसे कहा था कि अगर आप इस बड़े कमरे में जरा सा लिक्विड ले लोगे तो उसके वेपर आपको ना के बराबर प्रेशर दे पाएंगे। समझ में आ रही है बात आप लोगों को। तो आपको एक तो उसका नेचर पता लगाना है, सॉरी अमाउंट पता लगाना है। दूसरा, ऑब्वियस सी बात है, आपके लिक्विड का नेचर कैसा है, आपके लिक्विड का नेचर कैसा है। जैसे अगर हम बात करें ऑयल, तो ऑयल इतना इजीली वेपोराइज नहीं होगा, उसके लिए आपको बहुत टेम्परेचर देना पड़ेगा, लेकिन अल्कोहल जल्दी हो जाएगा। और तीसरा, टेम्परेचर। भाई टेम्परेचर ही तो बॉइलिंग पॉइंट है। ये कौन सा टेम्परेचर है जिस पर आपका लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, या वो कौन सा टेम्परेचर है जिस पे आपका लिक्विड और वेपर दोनों साथ में कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। क्या बात समझ में आ गई। सो दिस इज योर लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम और उससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। प्यारे बच्चों, ये बेसिक बातें होती हैं जो क्लास 12th में आप लोगों के बहुत काम आएगी। सॉल्यूशंस नाम का चैप्टर पढ़ते वक्त यूजुअली इसे ज्यादा इंपॉर्टेंस ना देते हुए नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन ये जो मैंने यहां पर आपको बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन, ये बॉइलिंग पॉइंट का प्रेशर के साथ को रिलेशनशिप, ये जो सारी बातें बताई है बहुत जरूरी है। ठीक है। अच्छा देखो, यहां पर एक चीज और बताऊं, ये जो कंसेप्ट है ये प्रेशर कुकर में यूज होता है। प्रेशर कुकर में क्या होता है, जैसे मान लो आपको दाल या आपको राजमा या आपको कुछ चवले जैसी चीज अगर आपको पकानी है, या अगर आपको सब्जी जल्दी पकानी है, तो आप उसको कुकर में पकाओ। क्यों? कुकर में आप क्या करोगे, कुकर में आप सब्जी या दाल वगैरह पानी के साथ डाल के पैक कर दोगे। कुकर पैक हो गया पूरी तरीके से। अब आपने हीट करना चालू करा, हीटिंग की वजह से क्या हुआ, अंदर का वेपर प्रेशर बढ़ गया। कुकर के अंदर का वेपर प्रेशर बढ़ गया, कुकर के अंदर प्रेशर बढ़ गया, इसलिए उसका नाम क्या है, प्रेशर कुकर। तो आपने जब कुकर को पैक करा और हीट करना चालू करा तो कुकर के अंदर का प्रेशर बढ़ गया। अब जब कुकर के अंदर का प्रेशर बढ़ गया तो जो आपने अंदर पानी भरा है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। मतलब अब वो पानी 100 डिग्री पर ना उबलते हुए हो सकता है शायद वो 500 डिग्री पर उबले। और आप 500 डिग्री जितने गर्म उकलते हुए पानी में अगर आपकी दाल पड़ी है, या अगर राजमा पड़ा है, या अगर सब्जी पड़ी है, तो वो बिल्कुल नेचुरल है कि वो जल्दी पक जाएगी। इसीलिए जो हायर एल्टीट्यूड्स होते हैं, यानी जब आप पहाड़ी वगैरह पर चढ़ते हो और वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, तो वो हायर एल्टीट्यूड्स पर लोग जनरली कुकिंग के लिए कुकर ही यूज करते हैं, क्योंकि वहां पर प्रेशर कम होता है। यहां पर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर 180 है, हाइट्स पर हो सकता है कि हाइट पर हो सकता है 0.80 ATM हो, तो वहां तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो गया। मतलब यहां पानी तुम्हारा 100 डिग्री पर उबल रहा है, वहां पर हो सकता है 70 डिग्री पर ही उबल जाए। तो यहां पर आपकी मैगी 100 डिग्री पर आराम से बन रही है, लेकिन वहां पर तुम्हारी मैगी हो सकता है 70 डिग्री पर ना पके, उसके लिए खूब पानी डालना पड़े, बहुत सारा पानी लगेगा, बहुत सारी गैस लगेगी। तो जो मैगी आप यहाँ पर आराम से 10 रुपए में बना के खा सकते हो या 20 रुपए में, वहां पर आपको LPG पानी वो सब जोड़ के वहां आपको 50 रुपए की पड़ेगी। तो ये उसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलो इसको ध्यान से नोट कर लो। तो गाइस, इक्विलिब्रियम तो बहुत बेसिक है, एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर लिक्विड और वेपर एक साथ हो। जितनी स्पीड से वेपर बन रहा है उतनी स्पीड से लिक्विड बन रहा है, और उस पॉइंट को हम लोगों ने क्या नाम दिया, बॉइलिंग पॉइंट। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। और आज के इस फिजिकल इक्विलिब्रियम वाले टॉपिक के अगले पड़ाव पर हम पहुंच गए हैं, दैट इज सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम। अब ये 2 मिनट में समझा दूंगा।
इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा टाइम लेने की ज़रूरत भी नहीं है। अब आप लोग ऑलमोस्ट सब कुछ समझ गए हो, ठीक है। इसका सिंपल सा एग्जाम्पल हम लोग क्या लेंगे, हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग एक इस तरीके का कोनिकल फ्लास्क ले लेते हैं और ऊपर से इसको एक प्लेट रख के बंद कर देते हैं। इसके माउथ को हमने पैक कर दिया, हमने इसको एक क्लोज्ड सिस्टम ले लिया। क्लोज सिस्टम में मैटर का एक्सचेंज नहीं होना चाहिए, एनर्जी का एक्सचेंज चलेगा। यहां पर आप क्या करो, आयोडीन के ग्रेन्यूल्स ले लो। ये क्या ले लिया आप लोगों ने, आयोडीन ले लिया सॉलिड फॉर्म में। अब जैसे जैसे टाइम बीतेगा आपको यहां पर पर्पल कलर के फ्यूम्स देखने को मिलेंगे। मतलब जो पूरा चेंबर है ये पर्पल कलर के या मैं कहूं वॉयलेट कलर के फ्यूम्स से भर जाएगा, फिल हो जाएगा। मतलब पहले आपको ट्रांसपेरेंट बीकर दिखेगा, आप उसके आर पार देख सकते हो, बिल्कुल क्लियर रहेगा। लेकिन धीरे धीरे वॉयलेट कलर का या पिंकिश वॉयलेट बोलना चाहिए इसको, पिंकिश वॉयलेट कलर के आपको धीरे धीरे फ्यूम्स देखने को मिलेंगे। इस एयर का कलर पर्पल या वॉयलेट होता जाएगा, डार्क होता जाएगा, डार्क होता जाएगा। लेकिन एक टाइम पीरियड के बाद फिर कलर में कोई चेंज नहीं होगा। एंड आफ्टर सम टाइम there will be no change, there will be no change in color। मतलब it will not get more dark। मतलब अभी कलरलेस था जब आपने आयोडीन रखा, लेकिन अब धीरे धीरे कलर पर्पल बढ़ता गया, पिंकिश वॉयलेट कलर बढ़ता गया, डार्क होता गया, लेकिन एक टाइम पीरियड के बाद रुक गया। इसका मतलब यह है कि इक्विलिब्रियम आ गया। देयरफॉर क्या आ चुका है, देयरफॉर इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड, इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। और आपको देखने में क्या लगेगा कि रिएक्शन कैसी हो गई है, स्टैटिक। आयोडीन उसके वेपर में कन्वर्ट हो चुका है। इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। रिएक्शन क्या हो चुकी है, स्टैटिक, अब आगे नहीं बढ़ रही है। बट क्या रियलिटी में ऐसा होता है, नहीं। रियलिटी में क्या होता है, जैसे आयोडीन वेपर में कन्वर्ट होता है, वेपर आयोडीन का वेपर सॉलिड आयोडीन से टकराकर वापस से सॉलिडिफाई हो जाता है। जैसे ही एक आयोडीन अपने वेपर फॉर्म में गया, तुरंत एक वेपर वाला आयोडीन अपने सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। एंड दिस इज कॉल्ड एज सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम। इसको ही बोलते हैं सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम। क्या पॉइंट समझ में आ गया, सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम, ठीक है। कोई परेशानी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन, ठीक है। चलो तो गाइस आज के वीडियो में हम लोगों ने 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करे। अब गाइस इसके आगे की बात जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स इक्विलिब्रियम के और उसका डिसोल्यूशन, यानी एक सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करना, वो कैसे होगा। अब हम लोग यानी सॉल्यूशंस बनाकर देखेंगे, डिसोल्यूशन में देखेंगे क्या होगा। और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो। वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब ग्रेविटी सर्कल, एंड बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।